हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ न्यू ड्रामा जिसका नाम है बोन एपेटाइट योर मैजेस्टी। तो ड्रामे की शुरुआत में हमें हमारी फीमेल लीड जी योंग को दिखाया जाता है जिसे जोसियों के सिपाही पकड़कर महाराजा योनी के पास लेकर जा रहे होते हैं। महल में मौजूद सभी मंत्री जी योंग को देख रहे होते हैं। फिर जी योंग महाराज योनी को देखती है और कहती है कि ये है जोसियों का राजा और अपने वक्त का ये बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला महाराज था और सुना है कि इसको खाना बहुत पसंद था। फिर जोसियों के सिपाही जी योंग को महाराज के आगे फेंकते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इतने में मंत्री महाराज से कहने लगते हैं कि महाराज आपको इस लड़की को जान से मार देना चाहिए ताकि राजगद्दी के जो असूल हैं वो फिर से बने रहे। सभी मंत्री भी महाराज से कहने लगते हैं कि महाराज आप इसे मार दें। फिर महाराज योनी जी योंग के पास आते हैं और कहते हैं कि कल रात इस महिला ने मुझे कुछ शाही खाना खिलाया था जिसकी वजह से मैं बहक गया था। फिर महाराज अपनी तलवार निकालते हैं और कहते हैं कि मैंने फैसला ले लिया है, मैं इस लड़की को मुखिया राज रसोईया बनाता हूँ। सभी मंत्री ये सुनकर बातें करने लगते हैं कि ये क्या सजा हुई। जी योंग भी ये सुनकर हैरान होती है। तो महाराज कहते हैं कि तुम्हें समझ आया मैंने तुम्हें क्या कहा है, और अगर तुमने कोई एक भी खाना 2 दफा बनाया या फिर तुम्हारा कोई भी बनाया हुआ खाना मुझे पसंद ना आया तो तुम्हें मौत मिलेगी। तो जी योंग खुद से बातें करती है और कहती है कि ये क्या मुसीबत है यार, मैं अपनी पूरी जिंदगी मिशेलिन 3 स्टार शेफ बनना चाहती थी और अब मैं यहाँ पर एक गुस्से वाले महाराज की बावर्चन बनूंगी। तो महाराज योनी कहते हैं कि बोलो फिर तुम्हें क्या ये मंजूर है या फिर तुम अभी इसी वक्त ही मरना पसंद करोगी। फिर महाराज अपनी तलवार को उठा लेते हैं। जी योंग भी डर जाती है लेकिन महाराज उसकी रस्सियों को काट देते हैं। जी योंग पहले तो खुद को देखती है कि वो बिल्कुल ठीक तो है ना, फिर वो कहती है कि एक न एक दिन ये इंसान मुझे मार ही डालेगा लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी। तो जी योंग महाराज से कहती है कि महाराज आपको खाने से बेकाने वाली गलती मेरी ही है लेकिन ये तो एक नाइंसाफी वाला समझौता है। जी योंग ये कहने के बाद महाराज को देखती है जो उसे घूर रहा होता है। तो वो कहती है कि लेकिन फिर भी मैं अपनी आखिर तक पूरी कोशिश करूंगी। फिर हमें जी योंग वॉइस ओवर करके बताती है कि मेरा नाम है जी योंग और आप लोग शायद मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे कि मैं साल 2025 से आई हूँ और फिर अब आपको जानना होगा कि मैं यहाँ पर कैसे फंस गई। ये एक लंबी कहानी है। फिर यहीं से सीन कट हो के हमें 2025 के फ्रांस में होने वाले कुकिंग कंपटीशन को दिखाया जाता है। इस कंपटीशन में बहुत ही बड़े बड़े शेफ्स आए होते हैं और यहाँ पर जी योंग भी होती है। कंपटीशन खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट रह चुके होते हैं। जी योंग देखती है तो उसका स्टोव खराब हो चुका होता है। जी योंग हेल्पर को बुलाती है और उसे बताती है कि मेरा स्टोव खराब हो चुका है। फिर बस 4 मिनट रह चुके होते हैं। इतने में एक शेफ भी अपनी डिश को पूरा कर लेते हैं। कमेंट्री बताता है कि वक्त खत्म होने से पहले अगर किसी शेफ ने अपनी डिश को पूरा ना किया तो वो ऑटोमेटिकली इस कंपटीशन से बाहर हो जाएगा और जो कोई भी इस कंपटीशन को जीतता है उसे 3 स्टार रेस्टोरेंट का शेफ बनने का मौका मिलेगा। जी योंग इस मुश्किल वक्त में क्या करना चाहिए ये सोच रही होती है। इतने में ही उसे एक आइडिया आता है। जी योंग भागते हुए जाती है और कुछ घास लेकर आती है। फिर जब वो घास को आग लगाने लगती है तो इतने में ही हेल्पर उसके पास आता है और उसे कहता है कि ये आप क्या कर रही हैं? क्या आपको पता नहीं कि बिना परमिशन के कहीं भी आग लगाना मना है? तो जी योंग कहती है कि अधूरी डिश से ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है। और ये शो भी यही कहता है। तो चलो अब जाओ और मुझे मेरी डिश पूरी करने दो। जी योंग आग जलाती है तो सभी शेफ उसको देखने लगते हैं। जजेस भी जी योंग को देख रहे होते हैं। जी योंग कहती है कि अब वक्त है इसको तेज आंच पर ग्रिल करने का। मीट अंदर से पूरी तरह से पक चुका है लेकिन ये स्टेप भी बहुत ज्यादा जरूरी है जो उसकी डिश के टेस्ट और खुशबू को उभारेगा। फिर लास्ट 2 मिनट रह जाते हैं। सभी शेफ अपनी अपनी डिश को पूरा करे होते हैं और अपनी बेल को बजा देते हैं। कमेंट्री कहता है कि वक्त खत्म होते ही सभी अपनी डिशेस को वहीं पर रोक देंगे। जी योंग भी लास्ट 1 सेकंड में अपनी बेल बजाती है। जजेस एक एक करके सभी शेफ्स की डिशेस को चेक करते हैं लेकिन जजेस को किसी भी शेफ की डिश पूरी तरह से पसंद नहीं आती। फिर जी योंग का भी नंबर आ जाता है। जजेस उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम हो वो कंटेस्टेंट जिसने हमारे रूल्स को इग्नोर किया था। फिर जी योंग उन जजेस को अपनी डिश के बारे में बताती है तो जजेस कहते हैं कि लगा नहीं था कि ये डिश इतनी अच्छी लगेगी लेकिन दिखने में काफी अच्छी लग रही है। जी योंग कहती है कि ये हमारी पुरानी शाही डिशेज में से एक है जो कि जोसियों के इरा में बनाई जाती थी। तो इतने में जजेस कहते हैं कि जोसियो क्या कहा है? तो जी योंग कहती है कि पहले कोरिया को जोसियोन कहा जाता था। जोसियों के एक राजा थे योनही जो बहुत ही जालिम और खाने के शौकीन माने जाते थे और ये डिश जोसियों के राजा योनही की पसंदीदा डिश मानी जाती थी। फिर जजेस जी योंग की डिश को चेक करते हैं, उसकी डिश की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि सूखी घास पर ग्रिल करना ये कोई आसान काम नहीं है। और फिर कमेंट्री रिजल्ट अनाउंस करने के लिए आ जाता है और कहता है कि जो कोई भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे 1 लाख युआन मिलेंगे और उसके साथ साथ मिशेलिन 3 स्टार रेस्टोरेंट का शेफ बनने का मौका भी। और फिर सस्पेंस क्रिएट करते हुए वो लोग कंपटीशन के विनर में योन ची योंग का नाम ले लेते हैं। जी योंग अपना अवार्ड लेती है और
वो बहुत ही ज्यादा खुश भी होती है। फिर जी योंग को घर में दिखाते हैं जो अपने अवार्ड के साथ चीयर्स करते हुए वाइन पीती है। फिर वो पेरिस को गुड बाय कहती है। इसके बाद हमें उसे सुबह में दिखाया जाता है जहाँ पर जी योंग अपने फादर से बात कर रही होती है। उससे बता रही होती है कि वो ये कंपटीशन जीत गई और मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा है कि 3 स्टार रेस्टोरेंट की अब मैं शेफ हूँ। तो जी योंग के फादर कहते हैं कि तुम वहाँ पर थोड़ा आराम करके क्यों नहीं आती, मैंने सुना है कि आज सूरज ग्रहण भी है। तो जी योंग कहती है कि सूरज ग्रहण, अरे वाह मजा आ जाएगा, इसी बहाने मैं सूरज ग्रहण भी देख लूंगी। तो जी योंग के फादर कहते हैं कि मुझे वहाँ से एक किताब चाहिए, क्या तुम आते हुए वो किताब ले आओगी। तो जी योंग पूछती है कि कौन सी किताब। वो बताते हैं कि जोसियों की हिस्ट्री के बारे में वो किताब है और जी योंग के कॉलेज के प्रोफेसर ने वो किताब ली होती है और वो प्रोफेसर उस किताब को उसके ही हॉस्टल में पहुंचा देंगे। तो जी योंग कहती है कि ठीक है और मैं लैंड होते ही आपको कॉल करूंगी। फिर जी योंग उस किताब को लेते हुए अपनी फ्लाइट के लिए चली जाती है। फिर जी योंग को फ्लाइट में दिखाया जाता है, उनके पास खाना आता है। तो जी योंग कहती है कि हम तो अपनी सॉस के बिना रह ही नहीं सकते, अच्छा है कि मैंने इसको अपनी पॉकेट में रखा है। फिर उनका पायलट अनाउंस करता है अगर आप लोग अपनी विंडो से भी बाहर देखेंगे तो आपको सूर्य ग्रहण का बहुत ही खूबसूरत सीन देखने को मिलेगा। जी योंग भी सूरज ग्रहण देख रही होती है, उसके साथ सीट में बैठा हुआ आदमी भी सूरज ग्रहण देखता है, लेकिन गलती से उसकी सारी कॉफी जी योंग पर गिर जाती है। वो जी योंग से माफी मांगता है तो जी योंग कहती है कि कोई बात नहीं, इतना तो होता ही रहता है। इतने में जी योंग की नजर उसके फादर की मंगवाई हुई बुक पे पड़ती है जिसके ऊपर कॉफी गिर चुकी होती है। जी योंग अपना बैग लेती है और जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम जाके जैसे ही वो बैग से बुक निकालती है तो वो सारी की सारी गीली हो चुकी होती है। जी योंग कहती है कि एक दफा साफ करके देखती हूँ, क्या पता साफ हो जाए। फिर वो बुक का नाम देखती है जिसका नाम होता है मांगन रॉक। जी योंग बुक को खोलकर देखती है तो वहाँ पर बहुत सारी रेसिपीज लिखी होती हैं। तो वो कहती है कि क्या ये कुकिंग बुक है। बुक के अंदर एक पेज फटा हुआ होता है। इसी दौरान सूरज ग्रहण भी पूरा होने वाला होता है। जी योंग उस बुक के लास्ट पेजेस पे लिखे हुए लाइंस को पढ़ने लगती है। उसमें लिखा होता है कि जब मेरी सोलमेट इस लाइनों को पढ़ेगी तो उसी वक्त में वापस आकर मेरी बाहों में आ जाएगी। जी योंग के ये पढ़ते ही मांगन रो का नाम भी चमकने लगता है। तो वो कहती है कि मैं समझ गई, जोसियो एरा का ये तो रोमांटिक नॉवल है। सूरज ग्रहण के पूरे होते ही वहाँ की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं और सब कुछ हिलने लगता है। जी योंग मदद के लिए चिल्लाती है और दरवाजा खोलने की भी कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता और फिर जी योंग उसी बुक के अंदर चली जाती है और टाइम ट्रेवल करते हुए वो जोसियो एरा में आ जाती है। फिर जी योंग एक जंगल में गिरती है और जंगल में गिरते ही वो एक जाल में फंस जाती है। जी योंग बेहोश हो चुकी होती है। फिर हमें वहाँ पर एक हिरन को दिखाया जाता है जिसका महाराज यूनी अपने सिपाहियों के साथ शिकार कर रहा होता है। फिर महाराज यूनी हिरन पर अपना निशाना बांधते हैं लेकिन उसको मारने से पहले वो अपनी माँ के बारे में सोचते हैं जिसे मुजरिमों की तरह बेइज्जत करके महल से निकाला गया था और महाराज यूनी भी ये सब कुछ देख रहे थे और फिर महाराज यूनी हिरन को मार देते हैं। फिर महाराज यूनी राजमंत्री से कहते हैं कि आप सिपाहियों से कहें कि हिरन को महल ले जाया जाए। तो राजमंत्री कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तो आज के लिए आपको मेरे ख्याल से अब महल लौट जाना चाहिए। और मुझे डर है पिछली बार शिकार के दौरान जिस बागी ने हमला किया था इस बार भी वो हमला कर सकता है। इतने में महाराज का सिपाही कहता है कि महाराज से डरपोकों वाली बातें मत करो। महाराज यूं ही कहते हैं कि आप कुछ ज्यादा ही फिक्र करते हैं, आज तो इतना अच्छा दिन है तो आज तो शिकार करना बनता है। फिर हमें महाराज की दादी इंजो को दिखाते हैं जो कहती है कि क्या बात है, महाराज अभी तक शिकार से वापस क्यों नहीं आए, सूरज ग्रहण अब तक शुरू हो चुका होगा, उन्हें चाहिए था कि वो अब तक वापस आ जाते। तो महाराज की सेवक कहती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा राजमाता, मैं महाराज की खिदमत करने में असफल रही। वहाँ पर महाराज की 3 सगी भी मौजूद होती हैं और वो महाराज के बारे में ही बातें करती हैं कि महाराज को इस बात को समझना चाहिए था, उन्हें महल में रहना चाहिए था, उन्हें ऐसे शिकार करने के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए था। तो पहली सगी कहती है कि मेरे ख्याल से ये सब कुछ चौथी शाही सगी की वजह से हो रहा है। कुछ मंत्री चौथी सगी को सजा देने का कह रहे हैं और ये बात अभी भी जारी है और शायद इसी वजह से महाराज यूं ही अभी तक शिकार पर गए हुए हैं। बाकी शाही सगियां कहती हैं कि चौथी शाही सगी की वजह से हमेशा कुछ न कुछ होता ही रहता है। आपको चाहिए कि ऐसे मौकों पर आप उन पर गुस्सा करें, उन्हें अच्छी सी फटकार लगाएं। तो महारानी जो सोचने लगती है कि क्या बस यही बात हो सकती है, क्या महाराज को निकाली गई रानी के बारे में अभी भी याद होगा, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए, यही तो वो वक्त था जब सब कुछ बदला जा सकता था। फिर हमें सभी मंत्रियों को दिखाया जाता है जो महाराज के बारे में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि सूरज ग्रहण जैसे इतने अच्छे दिन में महाराज शिकार पर कैसे जा सकते हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये हमारे राज्य का बहुत ही पाक दिन है, उसके बावजूद भी वो शिकार पर चले गए। तो प्रिंस जेसन कहते हैं कि इस बात से साफ जाहिर है कि किसी ने महाराज का दिल दुखा दिया है, तो आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जिसने महाराज के दिल को इतना दुखा दिया है। तो प्रिंस जेसन को दूसरे मंत्री कहते हैं कि हद होती है, क्या आप सुबह तक पी रहे थे। तो वो नशे से चूर कहते हैं कि क्या सुबह हो गई है और फिर वो अपने ही राज्य के
बारे में मजाक करने लगते हैं। कहते हैं कि राज्य का हाल तो हमेशा से ऐसा ही है, जैसे कोई नाच रहा हो और नाच नाच के थक गया हो। फिर हमें महाराज यूनी को दिखाते हैं। वो कहते हैं कि अंधेरा हो चुका है लेकिन पंछी अभी भी चहक रहे हैं, वाकई आज सूरज ग्रहण है। फिर महाराज यूनी अपने सभी सिपाहियों से कहते हैं कि आज के दिन में जो सबसे ज्यादा हिरण का शिकार करेगा मैं उसे खास इनाम दूंगा। इतने में महाराज के सिपाही लू उनसे कहते हैं कि महाराज मेरे ख्याल से हमें महल लौट जाना चाहिए। तो महाराज यूनी उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें भी सूरज ग्रहण की चिंता हो रही है? तो वो कहता है कि हाँ, और कहते हैं कि अगर आपने सूरज ग्रहण की रस्म ना की तो आपको बहुत सी मुश्किलें आ सकती हैं और हो सकता है कि डायन भी आ जाए। इतने में सूरज ग्रहण पूरा हो जाता है। महाराज कहते हैं कि ये सब कुछ फजूल बातें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आखिर आज के जमाने में डायन कहाँ से आएगी? फिर हमें जियोंग को दिखाते हैं। उसे फूलों की खुशबू आ रही होती है तो कहती है कि ये फूलों की खुशबू कहाँ से आ रही है। फिर वो अपनी आंखें खोल के इर्द गिर्द देखती है तो खुद को जाल में पाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई। फिर वो अपना मोबाइल निकाल के देखती है जहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आ रहे होते। वो मोबाइल को ऊपर नीचे करके नेटवर्क लाने की कोशिश करती है लेकिन उसे नेटवर्क नहीं मिलता। तो जियोंग को याद आता है कि कुछ देर पहले तो वो प्लेन के वॉशरूम में थी। तो कहती है कि मैं तो अभी प्लेन के वॉशरूम में थी, मैं यहाँ पर कैसे आ गई। फिर इतने में ही महाराज यूनी को एक लोमड़ी नजर आती है। लोमड़ी का शिकार करने के लिए वो लोमड़ी के पीछे चले जाते हैं। अभी उनके सिपाही तैयार नहीं होते लेकिन महाराज लोमड़ी के पीछे अकेले चले जाते हैं। फिर हमें जियोंग को दिखाते हैं जो नेटवर्क लाने की कोशिश कर रही होती है। फिर वो कहती है कि वो सब तो मुझे कह रहे थे कि आपको 5G स्पीड मिलेगी, ये कहीं इसलिए तो नहीं कि मैं पहाड़ों में फंस गई हूँ। इतने में एक तीर आता है और उसके पास से गुजरते हुए दरख्त में लग जाता है। जियोंग हैरानी से तीर को देख रही होती है और कहती है कि तीर। फिर इतने में उसे लोमड़ी में नजर आती है। फिर तीसरा तीर जाके जियोंग की रस्सी को लगता है जिसकी वजह से जाल गिर जाता है। जियोंग ट्रैप से बाहर आती है और कहती है कि अंधे हो क्या। इतने में एक और तीर जियोंग के पास से गुजरता है। जियोंग भागते हुए दरख्त के पीछे जाके छुप जाती है और फिर चिल्लाते हुए कहती है कि देखो तीर मत चलाना, यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई और भी है। और लोमड़ी दूसरी तरफ चली गई है। फिर जियोंग महाराज यूनी को वहाँ पर आते हुए देखती है। महाराज पूछते हैं कि तुम कौन हो? तो जियोंग कहती है कि तुम कोरियन हो। फिर महाराज जियोंग के पहने हुए कपड़े देखते हैं और कहते हैं कि इसका पहनावा तो बहुत ही अजीब है और अपना तीर निकाल लेते हैं। महाराज यूनी अपना निशाना बांधते हैं तो जियोंग कहती है कि देखो ऐसे मत करो, तुम प्लीज तीर मत चलाना, मैं तुम्हें बता रही हूँ लोमड़ी दूसरी तरफ चली गई है। फिर जियोंग भागने लगती है और महाराज उसके पीछे पीछे तीर चलाते हुए आते हैं। जियोंग भागते हुए भी उसे कह रही होती है कि तुम मेरे पीछे आना बंद करो। फिर भागते भागते जियोंग एक खाई के पास पहुंच जाती है और मजबूरन उससे रुकना पड़ता है। तो जियोंग अपने बैग से इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस निकालती है और कहती है कि देखो मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, हम दोनों कोरिया में हैं और तुमने अभी अभी मुझ पर तीर चलाया है। तो महाराज यूनी उससे पूछते हैं कि तुम आखिर हो कौन। और फिर वो खुद से कहते हैं कि इसकी शक्ल, सूरत और कपड़े सब अजीब है और ये इसके हाथ में क्या है, क्या ये जादू की छड़ी है। जियोंग सोचती है कि बोलने के अंदाज से तो ये कोरियन ही लग रहा है, लगता है किसी नाटक कंपनी से है। और फिर जियोंग महाराज से कहती है कि देखो अगर तुम्हें मेरे बारे में जानना है तो पहले तुम मुझे अपने बारे में बताओ, और मैं तुम्हें कब से कह रही थी कि लोमड़ी उस तरफ है लेकिन तुम सुन ही नहीं रहे थे। तो महाराज यूनी कहते हैं कि मैंने सुना। तो जियोंग कहती है कि क्या सुना, और अगर सुना तो फिर तुम मुझ पर तीर क्यों चला रहे थे, पागल हो गए हो क्या। महाराज यूनी अपना तीर निकालते हैं और उस पर निशाना बांधते हैं। तो जियोंग कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या। और ये देखो ये 10,000 वोल्ट की गन है, एक झटका लगेगा ना तो तुम्हें समझ आ जाएगा सब कुछ। इतने में महाराज यूनी को अपने वॉरियर लू की बात याद आती है। जिन्हें कहते हैं कि अगर आपने रस्म अदा ना की तो हो सकता है कि डायन भी आ जाए। और फिर वो कहते हैं कि कहीं ये डायन तो नहीं। और जियोंग से पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम इंसान हो या फिर डायन या फिर कोई जादूगरनी। तो जियोंग कहती है कि ये क्या बकवास कर रहा है और उसे कहती है कि मैं एक इंसान हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तो महाराज यूनी कहते हैं कि तुम ज्यादा चालाक मत बनो, तुम कभी भी इंसान नहीं हो सकती। जैसे ही महाराज अपने तीर को टाइट करते हैं तो जियोंग कहती है कि अरे नहीं तुम ऐसा नहीं करो। हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ बल्कि मैं मिशेलिन 3 स्टार शेफ हूँ। तो महाराज कहते हैं कि अजीब खबरें, बेतुकी बातें और ऐसा रवैया जैसे इसको मेरी बातें समझ ही नहीं आ रही हो, तुम एक डायन हो। और फिर जियोंग के बैग को देखते हुए कहते हैं कि यहाँ पे शायद एक भिखारी। तो जियोंग कहती है कि इसका स्क्रू ढीला है क्या। और फिर महाराज यूनी से कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, भिखारी। मैं भिखारी तो लगूंगी ना, अब जंगल में गिर के मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। और तुझे क्या लगता है, तू बहुत अच्छा लग रहा है। तो यूनी कहता है कि तुमने मुझे तू कहा, तमीज से बात कर बेहुदा लड़की। तो जियोंग कहती है कि हाँ तू कहा तो क्या कर लेगा, तू यहाँ का राजा महाराजा है क्या। और फिर वो कहती है कि अच्छा मैं समझी, तुम्हें
एक एक्टर हो क्या? तुम कोई हिस्टोरिकल ड्रामा शूट कर रहे हो? अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये एक सेट है, ये मूवी है या सीरीज? तो यूनी कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा और अब तुम्हारा खेल खत्म। तो जियोंग कहती है कि अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम ये बात बार पे तीर क्यों निकाल लेते हो? जियोंग ने खुद को बचाने के लिए अपना बैग आगे किया होता है तो महाराज उसी के बैग पर तीर मार देते हैं और वो खाई में गिर जाता है। जियोंग अपने बैग को गिरते हुए देखती है और कहती है कि इसने मुझ पर तीर चलाया। और यूनी कहता है कि कमाल है, मेरे हाथ को झटका लगा तीर मारते हुए। फिर जियोंग गुस्से से चिल्लाती है और कहती है कि चलो घोड़े से नीचे उतरो। और फिर जियोंग महाराज को डराने के लिए बहुत से गुम्फे एक्ट करती है। यूनी अपना तीर निकालने वाला होता है तो वो देखते हैं कि उसके तीर खत्म हो चुके होते हैं। जियोंग महाराज को देखती है और कहती है कि अरे वाह, तुम्हारे तीर खत्म हो गए, अब मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन करूंगी और मर्डर करने के जुर्म में तुम्हें अंदर करवाऊंगी। और मेरी बहन के पति के चाचा के भतीजे के साले वकील हैं और वो पहले सरकारी वकील भी थे। तो यूनी अपने घोड़े से नीचे आता है और कहता है कि बहन के पति के चाचा के भतीजे के साले वकील हैं, तो ये तो पराये से भी पराये हुए। और फिर यूनी अपनी तलवार निकाल लेता है तो जियोंग कहती है कि अरे बाप रे, तुम्हारे पास तो तलवार भी है। यूनी कहता है कि तुम्हारे रिश्तेदार वकील कहाँ काम करते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारा अंजाम क्या होगा ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। फिर वो जियोंग के करीब आने लगते हैं तो जियोंग कहती है कि देखो तुम मेरे पास मत आओ। फिर जियोंग अपने गन से तलवार को शौक देती है, लेकिन महाराज उन्हीं ने जहाँ से तलवार पकड़ी होती है वो लकड़ी की होती है तो उनको करंट नहीं लगता। फिर उन्हीं जियोंग की वो गन भी खाई में फेंक देता है। जियोंग अपनी आंखें बंद करती है और कहती है कि ये एक सपना है, मुझे सपने से जगा दो। महाराज उन्हीं कहते हैं कि अब क्या हुआ, अब तुम्हारी सारी बहादुरी कहाँ गई? जियोंग कहती है कि मुझे उठा दो, मैं वादा करती हूँ कि मैं एक बहुत ही अच्छी इंसान बनूंगी। महाराज उन्हीं कहते हैं कि अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है, अब सबको तुम अलविदा कह लो। महाराज जियोंग को मारने वाले होते हैं। जियोंग कहते हैं कि अरे प्लीज कोई तो मुझे बचा लो। इतने में ही एक बागी महाराज को तीर मार देता है। महाराज भी जियोंग पर गिर जाते हैं और वो दोनों एक साथ ही खाई से नीचे गिर जाते हैं। खाई से गिरकर वो दोनों नीचे बहते हुए पानी में गिर जाते हैं। और फिर हमें महाराज के सिपाहियों को दिखाते हैं जिन्हें जंगल में ढूंढ रहे होते हैं। फिर उन्हें महाराज का सामान मिलता है तो सिपाही लू कहता है मेरे ख्याल से महाराज खतरे में है, तो पूरे जंगल को छान मारो और उन्हें ढूंढो। फिर हमें मुखिया राज सकी और उनके बाप को दिखाया जाता है। मुखिया राज सकी जब जा रहे होते हैं तो उनके सिपाही कहते हैं कि हट जाओ, महाराज आ रहे हैं। तो वहाँ खड़े लोग बातें करने लगते हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रही, ये तो सच में ऐसे कर रहे हैं जैसे महाराज हो। ये मुखिया राज सकी बन गए और राजकुमारी से इन्होंने शादी भी कर ली। अब इनकी ताकत को कौन टक्कर दे सकता है। मुखिया राज सकी महाराज के लिए अच्छी से अच्छी सगी को ढूंढते हैं और अभी इस सल्तनत में भी वो इसलिए आए होते हैं ताकि यहाँ से महाराज के लिए कोई अच्छी लड़की लेकर जा सके। फिर वो दोनों बाप बेटा यूं ही बातें करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें जियोंग और महाराज यूनी को दिखाया जाता है। वो दोनों ही पानी में बहते हुए किनारे तक पहुँच जाते हैं। दोनों ही बेहोश होते हैं तो जियोंग को होश आता है। फिर वो महाराज को देखती है जिसे तीर लगा होता है तो वो सोचने लगती है कि हम दोनों तो एक साथ ही पहाड़ से नीचे गिरे थे और क्या सच में किसने उस पर तीर चलाया। फिर जियोंग चिल्लाते हुए मदद मांगती है कि अगर यहाँ पर कोई है तो वो हमारी मदद करे। इतने में महाराज यूनी भी दर्द की वजह से उठ जाते हैं। जियोंग उन्हें कहने लगती है कि तुम मुझे सुन रहे हो तो तुम उठ जाओ। तो महाराज यूनी कहते हैं कि गुस्ताख लड़की। तो जियोंग कहती है कहते गुस्ताख लड़की को छोड़ो, अगर तुम उठ सकते हो तो उठो यहाँ से। जियोंग जब महाराज को हिला रही होती है तो उसके हाथ में खून लग जाता है। तो जियोंग कहती है कि एक काम करती हूँ, पहले मैं इस खून को रोकती हूँ। तो जियोंग पहले तीर को तोड़ती है, फिर अपना स्कार्फ उतार दिया और जख्म पर बांध देती है। फिर जियोंग खुद के कपड़ों में चेक करती है और कहती है कि मेरे पास कोई ना कोई दवाई तो होनी ही चाहिए। फिर उसे अपनी पॉकेट से वैसे मिलती है तो कहती है कि कोई बात नहीं, मुसीबत में जो भी हो उसकी मदद करनी ही चाहिए, फिर वो जैसा मर्जी हो। फिर कहती है कि अब मुझे एम्बुलेंस बुलानी होगी। इतने में उसे याद आता है कि उसका फोन तो बैग में है। तो कहती है कि फोन तो मेरा बैग में है, अब मैं क्या करूँ। फिर वो महाराज यूनी से कहती है कि इसको छूने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ अपना मोबाइल ढूंढ रही हूँ। फिर वो महाराज यूनी के कपड़ों में कोई पॉकेट ढूंढ रही होती है और कहती है कि ये क्या, इसकी कोई जेब ही नहीं है क्या। इतने में महाराज यूनी उठ जाते, अपना चाकू निकालते हैं और कहते हैं कि तुम इसे तो नहीं ढूंढ रही। तो जियोंग कहती है कि देखो ऐसा मत करो, मैं तो बस अपना फोन ढूंढ रही थी, तुम्हें चोट लगी है तो मैं तो बस एम्बुलेंस बुला रही थी, मेरे पास मेरा फोन नहीं है क्योंकि तुमने मेरे बैग को तीर मार के उसे खाई में गिरा दिया। तो महाराज यूनी कहते हैं कि क्या कहा गद्दार, तुम मुझे फिर से अपनी बातों में फंसा रही है ताकि मुझे कोई और तीर मार दे। तो जियोंग कहती है कि तुम बार बार मुझ पर शक क्यों करते हो, अगर मैं मौका वारदात पे थी तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मुजरिम हूँ। महाराज यूनी जियोंग को ऐसे ही बातें सुना रहे होते हैं तो जियोंग कहती है कि मुझे शांति से काम लेना होगा। तो जियोंग चिल्लाती है कि तुम पागल हो क्या, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैंने तुम्हारी जान
बचाई है। महाराज यूं ही सोचते हैं कि इसने मेरी जान बचाई और फिर कहते हैं कि जरूर मुझे बचाने के पीछे तुम्हारा कोई मकसद होगा। जियोंग कहती है कि एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई, ऊपर से तुम मुझे बातें सुना रहे हो। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, भले ही तुम एक साइको हो लेकिन मैं ऐसे इंसानों में से नहीं हूँ जो किसी की जान ले। तो महाराज यूं जियोंग को पकड़ लेते और कहते हैं कि अपना नाटक बंद करो। उसे चाकू मारने वाले होते हैं तो जियोंग उसके पाँव पे मार देती है। चाकू नीचे गिर जाता है तो जियोंग उसे पकड़ लेती है। तो महाराज कहते हैं कि बेवकूफ, मेरा चाकू मुझे वापस करो। तो जियोंग उसे चिल्लाते हुए कहती है कि अबे चुप, अब मैं जा रही हूँ तो मेरे पीछे मत आना। जियोंग वहाँ से जाने लगती है तो महाराज कहते हैं कि तुम वहीं पर रुक जाओ, ये जोशियों के महाराज का तुम्हें हुक्म है। तो जियोंग हंसती है और कहती है कि महाराज, अबे चुप रह, महाराज महाराज बोल के तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं और फिर वहाँ से जाने लगती है। महाराज यूं ही कहते हैं कि ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी और जियोंग चाकू खींचने के लिए भागते हैं। तो जियोंग महाराज को पीछे धक्का दे देती है और कहती है कि ये मत सोचना कि चाकू सिर्फ तुम्हें चलाना आता है। फिर जियोंग चाकू से बहुत सारे ट्रिक्स करके दिखाती है। तो महाराज सोचने लगते हैं कि ये लड़के तो चाकू चलाने में माहिर है। फिर वो कहते हैं कि ये तो पक्का एक डायन है। फिर महाराज जियोंग से चाकू खींचने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुम मुझे अपना नाम बताओ डायन। तो जियोंग कहती है कि देखो मैं कोई डायन नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ। तो जियोंग कहती है कि पीछे हट बदतमीज, और फिर चिल्लाते हुए बताती है कि मैं शेफ योन जियोंग हूँ। तो महाराज कहते हैं कि कौन शेफ, मैंने किसी भी शेफ या योंग जी परिवार का नाम नहीं सुना। महाराज यूं ही कहते हैं कि बताओ तुम्हारी असली पहचान क्या है। तो जियोंग कहती है कि मैं एक शेफ हूँ, मैं एक बावर्चन हूँ। इन्हीं बातों में चाकू दूर जाकर गिर जाता है। फिर ये दोनों आपस में लड़ाई करते हैं और चाकू तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। और फिर यहाँ पर हमें बहुत ही मजे का सीन देखने को मिलता है। जियोंग को चाकू मिल जाता है। यूं ही जियोंग से चाकू पकड़ने के लिए आगे होता है। जियोंग अपना सर उठाती है जो महाराज को जाकर लग जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। फिर जियोंग महाराज को बांध देती है, वहाँ से जाने लगती है। तो महाराज को देख के उसे फिर से तरस आ जाता है कि इसको अकेला मैं यहाँ पर छोड़कर कैसे जाऊँ। फिर वो महाराज के पास आती है और स्टिक लगाते हुए उन्हें उठाती है। महाराज उठते हैं और अपने आप को बंधा हुआ देखते हैं तो कहते हैं कि तुमने मुझे बांधा क्यों। तो जियोंग कहती है कि अपना मुंह बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। महाराज यूं ही कहते हैं क्या तुम सच में मेरे हाथों से मरना चाहती हो। जियोंग कहती है कि तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि बाजी मेरे हाथ में है, अब चलो उठो वरना तुम्हें मैं यही छोड़ के चली जाऊंगी। जियोंग वहाँ से जाने लगती है तो महाराज यहाँ वहाँ देखते हैं, फिर उसे कहते हैं कि रुक जाओ और खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें रास्ता दिखाओ। जियोंग कहती है कि तुम्हारे मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज आदेश ही क्यों लगता है। फिर जियोंग महाराज यूं ही की एक रस्सी पकड़ती है और कहती है कि देखो जल्दी चलना। महाराज यूं ही कहते हैं कि तुम मुझे अपना बदला लेने से पहले कहाँ लेकर जाना चाहती हो। जियोंग कहती है कि अरे बस तुम्हारी ये बकवास कब तक चलती रहेगी, और अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैं तुम्हें बचाती ही क्यों। हाँ, यूं ही कहता है कि अगर यही बात है तो तुम मुझे बांध के क्यों ले जा रही हो। तो जियोंग महाराज के पास आती है और कहती है कि इतना तो तुम मानते हो ना कि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती, और अब ये भी मानते हो ना कि मैं कोई बागी नहीं हूँ। तो महाराज कहते हैं कि तुम बागी नहीं बल्कि एक डायन हो। तो जियोंग हंसने लगती है और कहती है कि क्या आदमी है यार। फिर वो चलते हुए महाराज को खींचने लगती है और कहती है कि चल चल वे चल। फिर हमें चौथी सगी को दिखाते हैं जो किम से पूछ रही होती है कि तुम्हारे क्या मतलब है कि महाराज अभी तक शिकार से वापस नहीं आए। मुझे पता है कि उन्हें शिकार बहुत पसंद है लेकिन फिर भी वो महल में वापस जरूर आते हैं। फिर चौथी सगी सोचने लगती है कि कहीं महाराज यूं ही खतरे में तो नहीं, कहीं प्रिंस जेसन ने कुछ कर तो नहीं दिया। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ छोटी सगी को जेल में बंद किया होता है। उनके पास प्रिंस जेसन आते हैं। प्रिंस जेसन कहते हैं कि मैंने पहली बार तुम्हें कोठे में देखा था जब तुम्हें किसी ने छुआ भी नहीं था, और फिर तुम्हारी माँ ने तुम्हें ली को बेच दिया। सारी रात बातें सहना और रात में भी जुल्म बर्दाश्त करना ये कोई आसान काम नहीं है। और पूछते हैं कि क्या सच में तुमने ही ली को मारा है। तो चौथी सगी कहती है कि हाँ। प्रिंस जेसन कहते हैं कि ये सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल है लेकिन यहाँ की औरतों की यही कहानी है। तो चौथी सगी कांग कहती है कि तुम्हें भी यही लगता है कि औरतों का जानवरों की तरह जीना सही है, अगर दोबारा से मुझे वो सब बर्दाश्त करना पड़े तो मैं उसे फिर से मार दूंगी। प्रिंस जेसन कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा सकता हूँ। तो चौथी सगी कहती है कि इसके बदले में तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो प्रिंस जेसन उसे देखने लगते हैं। तो चौथी सगी कहती है कि अच्छा, तो मरने से पहले तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। तो प्रिंस जेसन कहते हैं कि नहीं, क्या तुम्हें मैं बाकी मर्दों जैसा लगता हूँ। तो चौथी सगी कहती है कि तुम अच्छे से जानते हो कि मैंने अभी एक रईस आदमी को मारा है, तो ये ना हो कि मैं तुम्हारी भी मौत की वजह बन जाऊँ। प्रिंस जेसन हंसने लगते हैं और कहते हैं कि जो पहले से ही मरा हो तुम उसे फिर से क्या मारोगी, मैं तो 10 साल पहले ही मर चुका हूँ। और शायद यहाँ पर वो उस वक्त ये बात कर रहे थे जब महाराज यूनी को तख्तनशीन किया गया था। फिर चौथी सगी को दिखाते हैं जो सोचती है कि नहीं, प्रिंस जेसन अभी सही वक्त का
इंतजार करेंगे। फिर छोटी सगी प्रिंस जेसन को एक खत भेजती है जहाँ वो बताती है कि महाराज अभी तक शिकार से वापस महल नहीं लौटे हैं। तो वहाँ बैठे हुए मंत्री भी कहते हैं कि क्या महाराज पर फिर से किसी ने हमला किया होगा, और अगर हमला किया है तो किसी ऐसे इंसान ने किया होगा जो उनकी जगह चाहता है। एक मंत्री कहते हैं कि अगर किसी ने अकेले कुछ किया भी है तो हम उसे कोई भी दोष नहीं दे सकते। प्रिंस जेसन कहते हैं कि हम लोग अभी सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। अभी के महाराज बहुत जालिम है, ये सबको पता है, मगर इतिहास को चुनौती नहीं दे सकते, और अगर हम में से किसी ने भी अकेले कुछ किया तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। और याद रखना, सही वक्त आने पर इस दुनिया को सही जगह को लेके जाना ये हमारा काम है। फिर हमें महाराज को और जियोंग को दिखाते हैं। महाराज कहते हैं कि सुनो, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। जियोंग भी कहती है कि प्यास तो मुझे भी लग रही है। महाराज यूं ही कहते हैं कि तुम जरा आसपास देखो, मुझे सुजोंगवा की एक प्याली चाहिए। तो जियोंग हंसने लगती है और कहती है कि ये तो करेक्टर से बाहर ही नहीं आ रहा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम जोशियों के महाराज हो। तो यूं ही कहता है कि आखिर तुम समझ ही गई, मैं यहाँ का महाराज ही तो हूँ। जियोंग कहती है कि तुम्हें सीने पे तीर लगा है, लेकिन लगता है असर दिमाग पे हुआ है। तो यूं ही कहता है कि तुम समझना ही नहीं चाहती। फिर वो खरा आता और उसे कहता है कि ये देखो। जियोंग कहती है कि महाराज ने हुक्म दिया है तो खरा तो होना पड़ेगा, तो चलो बको, क्या कहना है तुमने। तो महाराज जुनी उसे अपने कपड़े देखने के लिए कहता है। जियोंग उसके कपड़े देखती है और कहती है कि ये क्या है, क्या ये ड्रैगन है। फिर हंसने लगती है और कहती है कि क्या तुम इसे महाराज बन के लगते हो। महाराज जुनी जियोंग को रोकते हैं और कहते हैं कि वैसे तुम मेरे लायक नहीं हो, लेकिन महल पहुँचने पर मैं तुम्हारे साथ एक रात बिता लूंगा। तो जियोंग के दिमाग में ये बात बार बार गूंजती है, तो वो महाराज जुनी को जोर का थप्पड़ लगाती है और कहती है कि रात बिताएगा तूने मुझे समझ क्या रखा है। महाराज जुनी कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया। तो जियोंग कहती है कि वैसे तो मैं थोड़ा बहुत मजाक बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन बदतमीज लोगों को मुझे सीधा करना आता है। महाराज कहते हैं कि तुमने आखिर मुझे समझ क्या रखा है। जियोंग कहते हैं कि कहीं तुम अपनी दुनिया के कोई जूनियर एक्टर तो नहीं हो। तो महाराज जुनी कहते हैं कि मैं इस सल्तनत का महाराज हूँ। जियोंग कहती है कि डायलॉग तुमने अच्छे से याद किए हुए हैं, लेकिन मैं जब तक अच्छी हूँ बस तब तक ही अच्छी हूँ, तो चलो यहाँ से। फिर इतने में जियोंग को एक घर दिखता है। घर देखती है और खुश होती है कि शुक्र है हम बच गए। महाराज उस घर को देखते हुए जियोंग से भी पहले आगे आने लगता है। फिर उस घर के बने हुए दरवाजे को लात मारता है और आगे आ जाता है। जियोंग कहती है कि ये अच्छी बात नहीं होती है किसी के दरवाजे को इस तरह से तोड़ना। तो ये नहीं कहता है कि जमीन की एक एक चीज पर मेरा हक है। तो जियोंग कहती है कि हाँ मैं भूल गई थी कि तुम महाराज हो। फिर जियोंग पूछने लगती है कि हेलो, कोई यहाँ पर है क्या। तो महाराज यूनी कहते हैं कि ज्यादा शोर मत करो, हम अभी गुब्बियों से पूरी तरह से बाहर नहीं निकले हैं। इससे सार को जंगल कहते हैं और यहाँ पर मैं शिकार करने के लिए आता हूँ, तो यहाँ पर तुम्हें कोई भी नहीं मिलेगा। फिर जियोंग सोचने लगती है कि गुब्बियों क्या है। फिर वो कहती है कि हाँ मुझे याद आ गया, महाराज यूनी ने सब लोगों के घरों को तोड़ते हुए अपने लिए शिकार की जगह बनाई थी और फिर यहाँ पर निशान लगाए थे। फिर महाराज कहते हैं कि आखिर ये यूनी कौन है। शाही परिवार में ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं नहीं जानता। जियोंग हंसती है और कहती है कि खुद को महाराज बुलाते हैं और तुम्हें दानिश योनी का नहीं पता। ये वो योनी है जिसने गद्दारों को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया और अपनी हवस को पूरा करने के लिए लड़कियों को इकट्ठे करता था। तो बताओ, क्या तुम सच में उसे नहीं जानते। तो महाराज हैरान होते हैं और कहते हैं कि जियोंग, कहीं तुम मेरे बारे में तो बात नहीं कर रही। तो जियोंग कहती है कि बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत साल पुरानी बात है और वो योन ही जोसोंग का राजा था, सबसे क्रूर दानिशा। तो महाराज कहते हैं कि तुम मुझे बार बार दानिशा क्यों कह रही हो। तो जियोंग कहती है क्या तुम्हें सच में नहीं पता, उसने अपनी मर्जी से राजनीति की और सिर्फ अपना शिकार करने के लिए अपनी ही सल्तनत के लोगों के घर तोड़ दिए और बेचारी लड़कियों को भी वो अपने पास बुलाता था। तो महाराज यूनी कहते हैं कि नहीं, गद्दारों को सजा देना और अपनी सल्तनत को बनाए रखना यही राज्य को आगे बढ़ाता है। और तो और जंगल के लोगों को फिर नए इलाके में शिफ्ट किया गया था और जियोंग यानी कि लड़की को अपने पास बुलाना ये सबसे इज्जत वाला काम है। तुम बात को समझी नहीं और उससे दानिशा कह रही हो और गलत है ये। तो जियोंग कहती है कि तुम इतना क्यों फर्क रहे हो, तुमने थोड़ी किया है। और मान लिया कि तुम्हारी कुछ बातें ठीक है, लेकिन जियोंग वाली बात ये मैंने कुछ पल्ले नहीं पड़ी, कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो महाराज कहते हैं कि मेरी बात सुनो शेफ की डायन। जियोंग कहती है कि मुझे बार बार डायन बुलाना बंद करो। तो यूनी कहता है कि एक महाराज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने वंश को आगे बढ़ाना ताकि उसकी सल्तनत बनी रहे और उसका राज्य भी। वो ज्यादा से ज्यादा लड़कियों पे अपनी कृपा बरसाता है और उनके लिए काम भी करता है। तुम उसको ऐसे कैसे गलत बोल सकती हो। तो जियोंग कहती है कि वाह, ढक्कन होकर हिस्ट्री पढ़ पढ़ के पागल हो गए हो तुम कौन सा वंश आगे बढ़ाने की बात कर रहे हो, वो बस लड़की बात था और कुछ नहीं। तो महाराज यूनी कहते हैं कि
लड़की बात तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? तो जियोंग कहती है कि हाँ तुम चाहे जितने मर्जी बच्चे पैदा करो, लेकिन क्या तुम इतने बच्चे संभाल पाओगे? तुम जैसे आदमी से दूर रहना ही सही है। और वो महाराज को एक पिलर से बांध देती है और कहती है कि तुम तो बिल्कुल रेड फ्लैग हो। तो महाराज कहते हैं क्या तुम्हें सच में अपने अंजाम से डर नहीं लगता? तो जियोंग झुकते हुए कहती है कि महाराज मैं तो अपनी जिंदगी का हर दिन आखिरी दिन मांगती हूँ। तो महाराज उन्हें कहते हैं कि बदतमीज लड़की मुझे रिहा करो। तो जियोंग कहती है कि मैं तुम्हें रिहा नहीं करूंगी। महाराज कहते हैं कि मुझे रिहा करो, ये मेरा हुक्म है। फिर जियोंग को वहाँ पर कुछ कपड़े नजर आते हैं तो कहती है कि मेरे कपड़ों से स्मेल भी आ रही है, तो क्यों ना कपड़े चेंज कर लूं। फिर जियोंग कपड़े चेंज करके आती है और आकर कहती है अरे बाप रे बहुत थक गई हूँ मैं, ये दिन कैसा चल रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो महाराज कहते हैं कि ये बात मुझे बोलनी चाहिए तुम्हें नहीं। इतने में उन लोगों को घर से बर्तन गिरने की आवाज आती है। तो जियोंग कहती है कि तुमने सुना? तो महाराज कहते हैं कि हाँ सुना ना। फिर में दोबारा से वो आवाज आती है तो जियोंग डर जाती है। डरते हुए पूछती है कि कोई है वहाँ? फिर जियोंग डरते डरते घर के अंदर जाती है और कहती है कि यहाँ पर लाइट का स्विच कहाँ है। इतने में पीछे से एक लड़की झाड़ू पकड़े बाहर आ जाती है और इसका नाम होता है गिलजिम। गिलजिम जियोंग से कहती है कि चोर कहेंगी, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें चोरी करना ही सिखाया है? तो जियोंग कहती है कि मैं तुम्हें चोर दिखती हूँ? तो गिलजिम कहती है कि मेरे कपड़े चुरा कर पहन के ऐसे घूम रही हो जैसे तुम्हारे हो। तो जियोंग खड़ी होती है और कहती है कि अच्छा ये तुम्हारे कपड़े हैं, सॉरी। गिलजिम उसे कहती है कि अब बातें मत बनाओ और निकलो यहाँ से। तो जियोंग कहती है कि हाँ मैं जा रही हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये जगह कौन सी है और हम कहाँ पर हैं? फिर गिलजिम जियोंग के पाँव पर झाड़ू मारने लगती है और कहती है कि अब तुम बातें मत बनाओ और निकलो यहाँ से। तो जियोंग झाड़ू पकड़ती है और चिल्लाती है कि बस करो। और फिर खुद से कहती है कि लगता है कि आज का दिन फिर से शुरू करना पड़ेगा। और फिर गिलजिम से कहती है कि देखो मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें ये गलतफहमी क्यों हो रही है। यहाँ रात काफी हो गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो ये घर दिखा तो मैं अंदर आ गई। तो गिलजिम कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगी? तुम्हें पहले ये नहीं पूछना चाहिए था कि ये घर किसका है? जियोंग कहती है कि मैंने आवाज लगाई लेकिन मुझे कोई भी जवाब नहीं आया, तो मुझे लगा शायद अंदर से घर खाली है। तो गिलजिम कहती है कि जवाब नहीं दिया तो क्या हो गया? तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम उसके कपड़े पहन लो और उसके घर को अपना घर समझ लो। और जब ये पूरा इलाका सालकोची जंगल है तो तुम इस इलाके के बारे में कैसे नहीं जानती हो? जियोंग कहती है कि तुम भी सालकोची जंगल बोल रही हो, लेकिन मुझे ये सब जानना ही नहीं है, तुम मुझे बताओ कि हम कहाँ पर हैं। तो गिलजिम कहती है कि आराम से बोलो, ये तुम क्या कर रही हो? ये महाराज के शिकार करने का इलाका है, अगर हम पकड़े गए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या तुम्हें गुम्बियों के बारे में नहीं पता? इतने में जियोंग को महाराज की सारी बातें याद आने लगती हैं, जो कह रहे होते हैं कि ये मेरी शिकार करने की जगह है और यहाँ पर कोई नहीं आता। तो जियोंग कहती है कि ये क्या मजाक चल रहा है, यहाँ पर लोग तो ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे ये दूसरी दुनिया से हो। गिलजिम से पूछती है कि तुम मुझे बताओ ये कौन सी मूवी का सेट है? तो गिलजिम कहती है कि सेट? तो जियोंग कहती है कि हाँ, जहाँ पर मूवीज और सीरीज शूट की जाती है। तो गिलजिम अजीब तरीके से बोलती है कि मूवी सीरीज? तो जियोंग कहती है कि क्या हो गया है, अब तुम मुझे डरा क्यों रही हो? तो गिलजिम कहती है कि मैं तुम्हें क्या डरा रही हूँ, तुम मुझे ये सब कुछ बोल के डरा रही हो। तो जियोंग सोचती है कि क्या सच में कहीं मैं जोशियो एरा में तो नहीं आ गई? और फिर वो गिलजिम से पूछती है कि तुम मुझे बताओ ये कौन सा साल चल रहा है? तो गिलजिम उसे पुराने जमाने का तरीका इस्तेमाल करते हुए साल बताती है। तो जियोंग कहती है कि ये लोग अभी भी साल बताने के लिए आसमानी तरीका इस्तेमाल करते हैं। और फिर गिलजिम से पूछती है कि तुम क्या कह रही थी, हम कहाँ पर हैं? तो गिलजिम कहती है तुम बहुत ही अजीब हो, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि हम सालकोची जंगल में मौजूद हैं, जहाँ पर महाराज शिकार करते हैं, यहाँ पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। और तो और ना ही तुम्हें पता है कि कौन सा साल चल रहा है, कोई तुम्हारी बातें सुनेगा तो उसे लगेगा कि तुम दूसरी दुनिया से आई हो। तो जियोंग के होश उड़ जाते हैं और कहती है कि क्या यहाँ पर कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है? तो गिलजिम कहती है कि डिपार्ट क्या कहा तुमने, जरा दोबारा बोलना। तो जियोंग कहती है कि नहीं, सुपरमार्केट। गिलजिम को इस बारे में भी नहीं पता होता है। जियोंग सोचने लगती है कि ना तो इसको डिपार्टमेंट स्टोर का पता है और ना ही सुपरमार्केट का, और पागलों की तरह हंसने लगती है और कहती है कि ये बस एक सपना है। और फिर यहीं पर हमारी आज की एपिसोड खत्म हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने देखा कि जियोंग ये सोच रही होती है कि ये एक ख्वाब है, तो इतने में उसे गिलजिम के पेड़ से गुरगुर की आवाज आती है। तो सोचने लगती है कि अगर ये ख्वाब है तो पेड़ की आवाज क्यों आ रही है। तो गिलजिम जियोंग से कहती है कि देखो मुझे भूख लगी है, तो क्या तुम्हें भी कुछ खाना है? जियोंग कहती है कि क्या ये ख्वाब नहीं है? तो गिलजिम कहती है कि अब ये सब कुछ बंद भी करो, चलो उठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का बनाती हूँ। तो जियोंग सोची है कि सबसे पहले मुझे मेरा बैग ढूंढना होगा, एक बार मुझे
मुझे मेरा मोबाइल मिल जाए तो मैं यहाँ से निकलने का रास्ता भी ढूंढ लूंगी। और फिर वो गिलजिम से कहती है कि क्या तुम खाना खाने के बाद मुझे पहाड़ी के पास लेकर जा सकती हो। तो गिलजिम कहती है कि पहाड़ी के पास, वो भी इतनी रात को। तो जियोंग कहती है कि वहाँ पर मेरा जरूरी सामान गिरा है और वो मुझे हर हाल में चाहिए। तो गिलजिम कहती है कि ठीक है, वैसे भी यहाँ पर सिर्फ एक ही पहाड़ी है। तो जियोंग कहती है क्या यहाँ पर खाना पकाने के लिए कुछ है, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। फिर गिलजिम जियोंग को अपनी छोटी सी रसोई में लेकर जाती है। गिलजिम महाराज को देखती है और पूछती है कि ये कौन है। महाराज सो चुके होते हैं। तो जियोंग कहती है कि ये तो बहुत जल्दी सो गया। फिर जियोंग गिलजिम के किचन में आती है और वहाँ पर पड़ी हुई चीजों को देख के बहुत इम्प्रेस होती है। फिर वो दोनों खाना बनाते हुए एक दूसरे को अपने बारे में बताती हैं। जियोंग गिलजिम से उसकी उम्र पूछती है। वो 18 साल की होती है। तो जियोंग कहती है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ तो तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होंगी। खाना बनाते हुए जियोंग सोचती है कि चलो चूल्हे का तो ठीक है, मगर इसके पास इलेक्ट्रिक कुकर तो छोड़ो, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है। आजकल के जमाने में कहीं ऐसी जगह भी होती है और ऐसी लड़कियां भी होती हैं। जियोंग गिलजिम से पूछती है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे मिला। गिलजिम कहती है कि लोग तो देख कर अच्छी चीजें ढूंढते हैं, लेकिन मैं तो सूंघ कर अच्छी खाने वाली चीजें ढूंढती हूँ। तो जियोंग कहती है कि ओ, सूंघने की शक्ति काफी तेज नाक है तुम्हारी। फिर जियोंग सोचने लगती है कि वो इन चीजों का क्या बना सकती है। इतने में उसे एक आइडिया भी आ जाता है। फिर उसे याद आता है कि उसकी सॉस और बटर उसके कपड़ों में पड़ा हुआ है। फिर जियोंग सॉस और बटर लेकर आती है और कहती है कि हाथों का जादू दिखाने का वक्त आ गया है। फिर जियोंग खाना तैयार करती है। खाना लेकर वो महाराज के पास आती है जो सो रहे होते हैं और महाराज को कहती है कि बस करो, उठ भी जाओ, कितना सोओगे तुम, अभी कुछ देर पहले तो तुम मेरे मारने के पीछे पड़े हुए थे और मुझे डैन भी बुला रहे थे, तो अब चलो पहले खा लो फिर सो जाना। तो महाराज उन्हें खाने को देखते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं खाना। तो जियोंग कहती है कि अच्छा तो मूड खराब है, नखरे दिखा रहे हो। तो महाराज उन्हें कहते हैं कि नखरे। जियोंग कहती है कि चलो झेल लेती हूँ नखरे। फिर वो महाराज के लिए चम्मच में खाना डालते हैं और उसे कहती है कि आकर दो। तो महाराज उन्हें कहते हैं कि मैंने कहा ना कि मुझे नहीं खाना। इतने में उनके पेट से आवाज आने लगती है। तो जियोंग कहती है कि पेट से तो आवाजें आ रही हैं, चलो नखरे मत करो, खा लो। तो महाराज उन्हें कहते हैं कि नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तो जियोंग कहती है कि अरे खा लो यार, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। महाराज उन्हें कहते हैं कि मैं बस एक ही शर्त में खाऊंगा कि पहले तुम खा के दिखाओ। तो जियोंग कहती है कि क्या कहा, पहले मैं तुम्हें खा के दिखाऊं। इतने में वहाँ पर किलगम आ जाती है, महाराज को देखती है और रुक जाती है। तो जियोंग कहती है कि किलगम तुम भी यहाँ पर आकर बैठ जाओ, ये पागल है लेकिन काटेगा नहीं। तो किलगम कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं आ जाती हूँ। फिर वो भी आकर बैठ जाती है। तो जियोंग उसके कान में कहती है कि ये एक बीमार मरीज है इसलिए ऐसा है। महाराज उन्हें उससे पूछते हैं कि अब बताओ तुम कौन हो। तो जियोंग बताती है कि इसका नाम किलगम है। तो फिर किलगम महाराज से पूछती है कि आप कैसे हैं। यहाँ पर किलगम को भी नहीं पता होता कि उसके सामने जो बैठा है वो और कोई नहीं बल्कि महाराज यूनही है। तो महाराज यूनही कहते हैं कि तुम बंद करो अपना, तुम्हारा घर गुम्बियों में कैसे हो सकता है। तो किलगम घबरा जाती है। जियोंग हंसने लगती है और कहती है कि क्या यार, तुम दोनों हमेशा अपने कैरेक्टर में ही रहते हो, तुम दोनों कौन सा शो कर रहे हो, चलो जल्दी से खाना खा लो, ठंडा हो गया तो मजा नहीं आएगा। फिर जियोंग खाने को मिक्स करने लगती है और कहती है कि देख लो, अब पहली बाइट मैं ले रही हूँ। महाराज कहते हैं कि देखने में जितना भी रंग बिरंगा हो लेकिन है तो ये सादे चावल ही ना। तो जियोंग कहती है कि ये कोई आम चावल नहीं है बल्कि ये है मिशेलेट बटर बिबिम्बाप, जिसे 3 स्टार शेफ ने बनाया है। फिर महाराज उस खाने का एनालिसिस करने लगते हैं और कहते हैं कि इसने सोया सॉस की जगह ये कौन सा सॉस मिलाया है, आखिर ये लाल लाल चीज है क्या। फिर जियोंग फर्स्ट बाइट लेती है और कहती है कि सब कुछ परफेक्ट है। फिर वो गिलगिम से कहती है कि ये लो तुम जल्दी से खा लो, इससे पहले इसका मूड बने और ये सब कुछ खत्म कर दे। गिलगिम कहती है कि मैं एक छोटे ओहदे की लड़की हूँ तो मैं इनके सामने कैसे खा सकती हूँ। तो महाराज उन्हीं कहते हैं कि कम से कम तुम्हें तो ओहदे के नियम पता है, वरना ये तो जियोंग कहती है कि क्या कहा, ओहदे के नियम। और फिर सोचती है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ गई हूँ। फिर वो महाराज के लिए चम्मच बनाती है और उन्हें कहती है कि चलो खाओ भी। महाराज खाने की कोशिश करते हैं लेकिन जियोंग ने चम्मच बहुत ही भर के बनाया होता है जिसकी वजह से वो खा नहीं पाते। फिर वो रुक जाते हैं और कहते हैं कि तुम खिलाना चाहती हो या फिर नहीं। जियोंग कहती है कि तुम खाना चाहते हो या फिर नहीं। तो महाराज कहते हैं कि अपना मुंह बंद करो और चम्मच में थोड़ा कम करो। तो जियोंग कहती है कि बाहर में जाओ, मेरी तरफ से तुम खाओ या मरो, मुझे इससे क्या। तो महाराज कहते हैं कि मोहतरमा, जब चम्मच मेरे मुंह में जाएगा ही नहीं तो मैं कैसे खाऊंगा। तो जियोंग कहती है कि अच्छा चम्मच। फिर जियोंग चम्मच में खाना भरती है और कहती है कि अले मेरी नन्ही पड़ी, आ करो जल्दी से खा लो। तो महाराज जिन्हीं कहते हैं कि नन्ही पड़ी। जियोंग कहती है कि पास से तो तुम किसी अच्छे खानदान के राजकुमार लगते हो। फिर महाराज यूनही खाना खाते हैं। जियोंग उनसे पूछती है कि कैसा है, मस्त है ना। तो यूनही खांसी करने लगता
है और कहता है कि इसमें तो बहुत मिर्ची है। तो जियोंग कहती है कि क्या कहा, मिर्ची है, इतना भी तीखा नहीं है, मैंने भी पहले खाया था। तो गिलजिम भी खाती है और कहती है कि अरे नहीं, ये तो बहुत तीखा है। जियोंग कहती है कि नहीं, ये इतना भी तीखा नहीं है। महाराज यूनही कहते हैं कि तुम सच सच बताओ, तुमने इसमें कौन सा जहर मिलाया है। तो जियोंग गुस्से से कहती है कि मैंने अपनी सॉस और बटर इस्तेमाल करते हुए इतना मजे का खाना बनाया और तुम लोग आगे से मुझे ही बातें सुना रहे हो। तो तुम दोनों रहने दो, मैं इसे अकेले ही खत्म कर सकती हूँ। गिलजिम कहती है कि नहीं नहीं, मैं इसे खा सकती हूँ। पहली बार खाने में ये बहुत ज्यादा तीखा लगता है, लेकिन जैसे ही मिर्ची खत्म हो जाती है तो इसे और खाने का दिल करता है। तो ये बहुत ज्यादा मजे का बना है। तो जियांग कहती है क्या सच में? तो गिलजिम कहती है कि हाँ, मैंने इससे पहले इतना मजे का खाना कभी नहीं खाया। फिर वो दोनों मजे से खाना खाने लगते हैं। महाराज यूनही उन दोनों को देख रहे होते हैं और उनके खाने को देखते हुए महाराज के मुंह में पानी आ रहा होता है। फिर जियांग महाराज को ऐसे देखती है तो एक चम्मच बनाती है और उनकी तरफ करती है। महाराज यूनही वो खाना खा लेते और उन्हें बहुत ज्यादा मजा आता है। जियांग कहती है कि मुझे पता था खा ही लेगा, बस पहले ही थोड़े से नखरे करेगा। फिर वो महाराज से कहती है कि अच्छा है ना, चलो बस भी करो, तारीफ कर भी दो। तो महाराज यूनही कहते हैं कि ज्यादा बोलो मत और खिलाओ। फिर जियोंग एक और चम्मच बनाती है और कहती है कि आ करो। जिस तरह से जियोंग महाराज यूनही को खाना खिला रही होती है, इस तरह बहुत सालों पहले उनकी मामा भी उनको खिलाया करती थी। महाराज यूनही को वो सब बातें याद आ रही होती हैं जो उन्हें कह रही थी कि दादी माँ के डांटने के बाद खाना छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। एक राजा को हमेशा गहराई में जाकर बातें समझनी चाहिए, अपने परिवार को समझना, अपने काम को समझना, दूसरों के दिल को समझना। एक महाराज के लिए ये सब कुछ बहुत जरूरी है। ये सब कुछ सोचते हुए महाराज यूनही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जियोंग उससे पूछती है कि क्या हुआ, क्या अभी भी ये तीखा है? फिर खाना खाने के बाद जियोंग बर्तन धोने की बातें कर रही होती है, लेकिन महाराज उसी को देख रहे होते हैं। जाते हुए गिलजिम कहती है कि कहीं वो तीखेपन की वजह से तो नहीं रो रहे थे। तो जियांग कहती है कि नहीं, इतना भी तीखा नहीं था। महाराज यूनही सोचने लगते हैं कि ये क्या हुआ, इसके हाथ का खाना खा के मुझे मेरी माँ की याद आ गई। फिर हमें महाराज के सिपाहियों को दिखाया जाता है जो जंगल में छानबीन कर रहे होते हैं और महाराज को ढूंढ रहे होते हैं। फिर जियांग रजाई पकड़े हुए घर से बाहर आती है और कहती है कि गिलजिम, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी नाक की शक्ति बहुत तेज है, फिर तुम्हें ये स्मेल कैसे नहीं आ रही? फिर जियांग उसे बाहर डाल देती है और कहती है कि जब तक हम वापस आएंगे तब तक ये ठीक हो चुकी होगी। फिर महाराज यूनही को देखती है और कहती है कि इसे तंग करती हूँ, और फिर रजाई पकड़ के महाराज यूनही के ऊपर दे देती है और महाराज को देखते हुए कहती है कि अरे वाह, सोते हुए तो ये इंसान ही लगता है। गिलजिम कहती है कि वाह क्या बात है, आप अपने पति का कितना ख्याल रखती हैं। तो जियांग कहती है कि क्या तुम्हें तब से ये लग रहा था कि ये खरूस भाई साहब मेरे पति हैं? अच्छा तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रास्ते में बताती हूँ, पहले हम मेरा बैग ढूंढ लेते हैं। वो दोनों चली जाते हैं और महाराज भी उठ जाते हैं। जियांग कहती है कि नदी के किनारे चलते हैं, रास्ता हमें मिल ही जाएगा। गिलजिम कहती है कि मैंने आपसे कहा था ना, अगर हम नदी के किनारे चलेंगे तो पहाड़ तक पहुंच जाएंगे। फिर वो जियांग से पूछती है कि चल जाने से पहले आपको अपने बाल धोने हैं क्या, ताकि ये धूल मिट्टी उतर जाए। तो जियांग कहती है कि धोले क्या, वैसे भी बाल चिपचिपे हो गए हैं। फिर जियांग अभी पानी में अपना एक ही पाँव रखती है और कहती है कि अरे ये तो बहुत ठंडा है, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा है। तो गिलजिम कहती है कैसे पानी में तो नहाने का मजा है, मुझे तो बहुत पसंद है, पानी में उतरो साथ ही ताजगी का एहसास होता है। जियांग कहती है कि चलो मैं अपने बाल धो लेती हूँ और अपने बाल धोना शुरू कर लेती है। फिर हमें महाराज को दिखाते हैं जिन्हें उनके सिपाहियों ने ढूंढ लिया होता है। वॉरियर लू के पास आते हैं और कहते हैं कि महाराज क्या आप ठीक हैं? तो महाराज कहते हैं कि तुम्हें मेरी हालत देख के लग रहा है कि मैं ठीक हूँ। वॉरियर लू कहते हैं कि मैं भी उन बागियों को ढूंढता हूँ, आपके साथ गुस्ताखी करने के लिए मैं उनको सजा देता हूँ, उनका सर मैं कलम करता हूँ। फिर महाराज अपनी शाही पोशाक बदलते हैं और अपने सभी सिपाहियों से कहते हैं कि यहाँ आसपास ही वो बागी है जिसने मुझे तंग किया है। फिर वो सभी उस घर को आग लगाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें जियांग को दिखाते हैं जो अपने बाल सुखा रही होती है। गिलजिम उसे कहती है कि मैंने आपको पहले चोर समझा था, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। जियांग कहती है कि गलती मेरी ही है, मैं बिना पूछे किसी के घर में चली गई और उसके कपड़े भी पहन लिए। तो गिलजिम हंसते हुए कहती है कि हाँ गलती तो है वैसे। जियांग उससे पूछती है कि मुझे बताओ तुम यहाँ पर चुपके क्यों रह रही हो, क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है? तो गिलजिम कहती है कि असल में मुझे छियोंग नहीं जाना, मैं उससे बच रही हूँ। महाराज के सिपाही की आवाज आती है कि वहाँ पर कौन है? तो जियोंग खुश हो जाती है कि अरे वाह, एक आदमी की आवाज। और फिर उन्हें खड़ी होकर चिल्लाने लगती है कि मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ देखिए। और भी यहीं पर हमारी फर्स्ट एपिसोड कंप्लीट हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।